नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बातचीत करेंगे भारत और चीन के संबंध की, जिसमें पिछले कुछ समय में एक बहुत बारीक ढंग से एक बदलाव नज़र आ रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि 2020 के बाद से दोनों देशों के जो संबंध हैं उसमें काफ़ी तनाव रहा, खासकर गलवान घाटी की जो घटना हुई थी जिसमें 20 भारतीय जवानों की जान गई थी। उसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में लगातार एक टकराव जैसी स्थिति बनी रही। लेकिन अभी हाल में पिछले कुछ महीनों में ये देखने को आया है कि चीज़ें थोड़ी सी बदल रही। संभवतः इसका पहला संकेत तो चुनाव के पहले ही मिला था। आम चुनाव के पहले जब एक अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया, जिसमें कि उन्होंने भारत और चीन को आज की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया था और ये कहा था कि दोनों देश को चाहिए कि वो संबंध को सुधारें, ये दोनों के फायदे में हो। तो प्रधानमंत्री ने जब एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, वो भी एक अमेरिकी पत्रिका को इंटरव्यू देकर, तो उसे दुनिया भर में बहुत गंभीरता से लिया गया, चीन में भी बहुत गंभीरता से लिया गया और उसकी तुरंत ये प्रतिक्रिया देखने को मिली कि चीन ने भारत के लिए एक पूर्णकालिक राजदूत की नियुक्ति कर। उसके पहले 1.5 साल से नई दिल्ली में कोई चीन का राजदूत नहीं था। जो यहाँ पर जो एक जूनियर ऑफिसर थे वो उस काम को संभाल रहे थे। लेकिन इस प्रधानमंत्री के इस बयान के कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि शू फेही होंग ये चीन के पूर्णकालिक राजदूत होंगे। ये राजदूत जब यहाँ आए 10 मई को और मई के आखिर में उन्होंने जो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, जब कोई नया राजदूत आता है किसी देश का तो वो राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र देता है। तो उन्होंने अपना परिचय पत्र सौंपा, यानी उस दिन के बाद से उसका औपचारिक कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो ये औपचारिक कार्यकाल उनका शुरू हुआ। अभी आज अंग्रेजी का अखबार द हिंदू में वही हू ने एक लेख लिखा है जिसकी हेडिंग दी गई है 5 गाइडलाइंस टू ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। हम लोग सभी जानते हैं कि चीन को जो उनका एक उनके यहाँ का राष्ट्रीय जीव है ड्रैगन, उससे चीन की पहचान होती है। चीन को बातचीत में ड्रैगन कहा भी जाता है। और उसी तरह भारत को एक एलिफेंट, हाथी से भारत की पहचान होती है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये दोनों का मेल हो, इसके 5 उन्होंने दिशा निर्देशों का जिक्र उस लेख में किया है। उसमें वही बातें हैं जो चीन की तरफ से कूटनीतिक रूप से कही जाती हैं। और साथ साथ उन्होंने ये उसी लेख में लिखा है कि भारत की ओर से भी 3 सिद्धांत बताए गए थे भारत और चीन के संबंधों को लेकर। और उसमें हू ने कहा है कि चीन उसको लेकर बहुत गंभीर है, बल्कि दोनों लगभग एक जैसी ही बातें हैं और अगर हम लोग इनका पालन करें तो ये दोनों देश आने वाले समय में अपने संबंध को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। हू ने कहा है कि हम दोनों पड़ोसी देश हैं, बड़े देश हैं, हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, कभी कभी टकराव भी होता है, तनाव भी होता है, लेकिन हम लोगों के लिए चुनौती ये है कि हम लोग उनसे कैसे आगे निकलें। हू ने उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक उक्ति, उनके कोट का हवाला दिया है, उनके कथन का, जिसमें शी ने एक समय कहा था कि जब भारत और चीन मिलकर बोलते हैं तो सारी दुनिया उसको सुनती है। यानी उसमें जोर इस बात पर है कि भारत और चीन को एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के बारे में समझदारी बनाते हुए, एक दूसरे से ज़्यादा जनता के स्तर पर जुड़ाव बनाते हुए, एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का ख्याल करते हुए दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। और उस लेख में उन्होंने कहा है कि अपने 3 महीने जब से वो भारत में हैं, उन्होंने यहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। बल्कि वो जो मुकेश अंबानी की यहाँ शादी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, बहुचर्चित, उसमें भी आमंत्रित अतिथि थे
और वो वहाँ गए थे भारतीय परिधान पहन। इसके जरिए उन्होंने कुछ संकेत वो दिए और उस वहाँ पर जो शादी का नज़ारा था उसको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर तब जारी भी किया था और उस बात का जिक्र भी उन्होंने इस लेख में किया है। तो चीन का राजदूत भेजना और उनके राजदूत का यहाँ पर भारत में मेल जोल बढ़ाना, ये कहना कि भारत में मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, वो सभी लोग इस बात की ज़रूरत महसूस करते हैं कि दोनों देशों के संबंध अच्छे होने चाहिए। ये आखिर स्थिति यहाँ तक अगर आई जो एक हम लोग देख रहे हैं कि मेल मिलाप की भावना है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? आप अगर गौर करें तो अभी जब आम चुनाव भारत में चल रहे थे, उन्हीं दिनों एक खबर आई थी कि भारत की कुछ कंपनियों ने, जिसमें अडानी ग्रुप भी शामिल है, उसने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये कहा है कि जो चीन के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत सरकार वीज़ा नहीं देती है। इस वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह की इंडस्ट्री में हैं उसमें चीनी विशेषज्ञों की उनको बहुत ज़रूरत है। उसके बिना वो अपना काम नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे चीनी उपकरण मंगा लिए हैं, उनकी मशीनें मंगवा ली हैं, लेकिन वो उसका जितना लाभ उनको उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उसका संचालन करने के लिए उतने योग्य एक्सपर्ट यहाँ उनको नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने सरकार से मांग की थी कि आप वीज़ा पॉलिसी बदलिए और चीन के जो विशेषज्ञ हैं उनको आप उदारता से वीज़ा दीजिए। अब हम लोग देखिए, ये तो भारत में एक आम समझ है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है वो जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ मिलकर चलती है। अब ये बात अभी प्रधानमंत्री ने 3-4 दिन पहले CII के सम्मेलन में भी जाकर कहा कि मैं वेल्थ क्रिएटर्स का बड़ा सम्मान करता हूँ। वेल्थ क्रिएटर्स ही वो माध्यम है जो भारत को विकसित देश बनाएंगे। तो जाहिर है जो माध्यम है, जो वेल्थ क्रिएटर यानी जो बड़े उद्योगपति हैं, जो अरबपति हैं, प्रधानमंत्री जी उनको मानते हैं कि यही भारत को विकसित देश बनाने का माध्यम है। तो वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक सरकार अपनी नीतियों में भी परिवर्तन करती रही है। ये एक आम अनुभव है। अब जब अगर वही जो वेल्थ क्रिएटर यानी जो अरबपति, जो उद्योगपति हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध बेहतर हों ताकि वो अपने कारोबार को बेहतर ढंग से चला सकें, तो इसका कितना असर बदलते हुए माहौल पर है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हम लोग हाल की घटनाओं में देखें तो भारत के बड़े बड़े उद्योग घरानों ने चीन के उद्योग घरानों के साथ, उनके बड़े ब्रांड्स के साथ में कई जॉइंट वेंचर्स बनाए, जिसमें रिलायंस ग्रुप भी शामिल है, जिसने चीन का जो एक बहुत दुनिया भर में मशहूर फैब्रिक ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है शियन, ये खबर आई कि उसने उसके साथ जॉइंट वेंचर बनाया है और जल्द ही भारत में जो ये रिलायंस के जियो मार्ट स्टोर्स हैं उसमें वो कपड़े उपलब्ध होंगे लोगों को। इसी तरह एक खबर आई कि जो जिंदल स्टील ग्रुप है उसने चीन की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसके तहत बिजली से चलने वाली कारें बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसे कहते हैं, और इसके लिए वो जो फैक्ट्री है वो गुजरात में लगाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक भारतीय इंडस्ट्री, चीनी कारोबारियों के बीच में के जो तकाजे हैं वो संभवतः इतने ज़्यादा इस समय सघन हो गए हैं कि दोनों देशों के संबंधों पर भी, जो संबंध को तय करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। ये आर्थिक संबंधों की स्थिति जो है, इसमें भारत सरकार की क्या सोच है, ये अभी जब 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें भी जाहिर हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अभी जो भारत की नीति चल रही है इसके तहत भारत में चीन का आयात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन से जितनी भी कंपनियां आती हैं, विदेशी कंपनियां भी आती हैं, जैसे एप्पल की कंपनी आई फ़ोन बनाने के लिए, तो वो सारे पार्ट पुर्जे चीन से आयात करती है, उसकी यहाँ असेंबलिंग करती है। नतीजा ये है कि पिछले 4 साल में भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ता चला गया है। वो पिछले साल $136 बिलियन तक पहुँच गया।
और इसमें चीन से जो चीज़ें आयात की गई वो 100 बिलियन के आसपास थी, यानी भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। तो आर्थिक सर्वे में इस बात की वकालत की गई है कि इससे बेहतर नीति ये होगी कि हम चीन की पूंजी को आमंत्रित करें, यानी चीन की के कंपनियां यहाँ आए, वो यहाँ निवेश करें और यही उत्पादन करें अपनी चीज़ों का, ताकि हमारा आयात कम होगा, उनकी पूंजी आएगी और अगर वो यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो यहाँ रोजगार भी पैदा होगा। सोचिए। अब ये वकालत की गई कि ये भारत सरकार को इस नीति पे चलना चाहिए और इस रूप में उसमें ये कहा गया कि आज की दुनिया में चीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दो ही तरीके हैं कि हम चीन से सामान मंगवा कर वैश्विक सप्लाई चेन में शामिल हों, या चीन का जो सप्लाई चेन है चीन की उसका हिस्सा बन जाए। जो राय जताई गई कि चीन के सप्लाई चेन का हिस्सा बनना भारत के लिए ज़्यादा बेहतर नीति होगी। अगले दिन जब बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी गई कि ये जो आर्थिक सर्वे में बात कही गई है, क्या आप उससे सहमत हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इससे असहमत नहीं हूँ। मतलब साफ है कि ये जो नीति है, ये नीति में एक परिवर्तन सरकार की सोच के रूप में व्यक्त हुआ। और ये आज की दुनिया का तथ्य भी है कि आज की दुनिया में चीन आर्थिक रूप से चीन से संबंध तोड़कर या उसको नज़रअंदाज करके चलना विकसित देशों के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है। जब से उनके और चीन के संबंध खराब हुए हैं, पहले उन्होंने कहा कि हम चीन से डीकपल करेंगे, यानी संबंध विच्छेद कर लेंगे, लेकिन जल्द ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि यह करना संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम डीकपल तो नहीं, डी रिस्क करेंगे, केवल उन मामलों में कारोबार घटाएंगे जिनसे हमारे यहाँ जोखिम पैदा होता है। और उनके यहाँ अमेरिका की बहुत बड़ी एक हथियार बनाने वाली कंपनी है रेथॉन, उसके जो चीफ हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि हमारा हथियार उद्योग भी चीन से आने वाले पार्ट पुर्जों पर निर्भर है। इकोनॉमिस्ट पत्रिका है ब्रिटेन से जो निकलती है, उस पत्रिका को पश्चिमी पूंजी का मुख्य पत्र माना जाता है। उस पत्रिका ने अभी हाल में 2 विशेष अंक निकाले। एक अंक में तो खैर उन्होंने ये बताया कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन आज जिस तेजी से आगे बढ़ गया है, तो उसका मुकाबला करना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी उन्होंने ताज़ा अंक, अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट इशू है, वो भी उन्होंने चीन की कंपनियों पर निकाला है। और उसमें उन्होंने बताया है कि चीन की कंपनियां पूर्वी जो ग्लोबल साउथ के देशों में वो उन अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी जगह बनाती जा रही हैं, जिनका पिछले वैसे तो 100 साल से, लेकिन पिछले 30 साल से पूरी दुनिया पर जिनका वर्चस्व रहा है। उन्हीं की चीज़ें लोग खरीदते थे, मजबूर थे, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब चीनी कंपनियां उससे बहुत सस्ता विकल्प पेश कर रही हैं। उन्होंने $100 के बेहतरीन स्मार्टफोन पेश किए हैं, जिसने पूरे अफ्रीका के बाजार पे जो फ़ोन छा गया है। और उसमें ऐसी बहुत सी मिसालें उस पत्रिका में दी गई। तो ये आज की एक हकीकत है। भारत सरकार, भारत के उद्योगपति इस हकीकत को अगर स्वीकार कर रहे हैं तो इसमें कोई उनको रिडिक्यूल करने की बात नहीं है, मजाक उड़ाने की बात नहीं है, बल्कि इसको इस रूप में देखा जाएगा कि आज जो यथार्थ है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। अब ठीक है, भारत और चीन के बीच में एक बड़ा मुद्दा सीमा का है, सीमा विवाद का है। सीमा पर जो चीन का व्यवहार रहा है, जो खबरें हमारे मीडिया में छपती हैं, उसका है। उसको कैसे समाधान उसका निकाला जाए, ये चुनौती बनी हुई है। चीन का कहना रहा है कि हम लोग बाकी संबंधों को आगे बढ़ने दें और इस पर बातचीत करते रहें। हम लोग बाकी संबंधों को सीमा विवाद का बंधक न बनाएं। भारत सरकार पिछले 4 साल से इस बात को स्वीकार करती हुई नहीं दिख रही थी, लेकिन अब स्वीकार करती हुई दिख रही है। तो ये स्थिति, इस मुकाम पर इस समय भारत और चीन के संबंध हैं। जो तथ्य हम लोगों के सामने हैं वो आज मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। आज बस इतना ही, हम फिर नए अपडेट के साथ आएंगे। आज आप सबको नमस्कार।